हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड्स, स्कीम, डेज और स्टैटिक जीके से संबंधित होती है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं जो आज का है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, अगर आपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो आप किसी दूसरे को ये नहीं बता सकते कि मैं किस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूँ। और उस सफ़र पर केवल आपको अकेला ही चलना है, कोई दूसरा आपका साथ नहीं दे सकता। और आप अगर उस मंजिल पर चलना चाहते हैं तो उम्र भर के लिए आप उस पर हमेशा अच्छे ढंग से अपना काम करेंगे और उस हौसले को आप कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि उस हौसले के अंदर अपने माँ बाप के सपने होते हैं जिनको पूरा करने के लिए आप पूरी उम्र भर उसके लिए मेहनत करते हैं। और ये आप किसी दूसरे के लिए नहीं करते बल्कि अपने खुद के लिए करते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी आपने इरादा किया है, जिस भी लक्ष्य को आपने प्राप्त करने का निश्चय किया है, उस पर लगातार आपने प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से लियोन मेसी जो हैं उनको आप कह सकते हैं यहाँ पर सम्मानित किया गया है। लियोन मेसी जो हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड्स के रूप में यहाँ पर सम्मानित किए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, पहली बात तो यहाँ पर ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लियोन मेसी, को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन मबाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एंटोना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस महिला को फीफा आप कह सकते हैं पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम वो है स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती। उनको महिला खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। जबकि अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोन मेसी को भी आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर बात करें इस फीफा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इस फीफा पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 1930 ईस्वी में। दलों की संख्या अगर बात की जाए तो 32 है। और वर्तमान समय जो विजेता हैं फीफा वर्ल्ड कप के, उनका उस देश का नाम है अर्जेंटीना। और सफल जो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है उस देश का नाम है ब्राज़ील। इसके बाद अगर बात की जाए 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। और अगर बात की जाए यहाँ पर 1930 में उरुग्वे, 1934 में इटली, 1966 में इंग्लैंड, 1974 में पश्चिमी जर्मनी, 1978 में अर्जेंटीना और 1998 में फ्रांस में ऐसे देश हैं जिन्होंने विश्व कप का आयोजन किया और उसे जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने उस फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया और उसी को जीता। तो उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हुआ था 1930 में उसने उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे ने इसको जीत लिया था। 1934 में इटली ने जीता, 1966 में इंग्लैंड ने, 1974 में पश्चिमी जर्मनी, 1978 में अर्जेंटीना, 1998 में फ्रांस। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश में विश्व कप का आयोजन किया और इसे वहाँ पर अपना जीत लिया। इसके बाद अगर बात की जाए फीफा की, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर, तो फीफा जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में हुई, लेकिन पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, जैसा मैंने बताया, और उरुग्वे ने वो जीता था। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। रॉबर्ट ग्वेरिन पहले राष्ट्रपति थे और जियानी इन्फोटिनो फीफा एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जिनका नाम है जियानी इन्फोटिनो, ये आप कह सकते हैं इसके अध्यक्ष हैं। और फीफा की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल
और इसकी स्थापना अगर बात की जाए तो 1904 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। और अगर बात की जाए पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजित कब किया गया तो 1930 में, और किसने जीता? उरुग्वे ने जीता। इसके बाद अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप जो है अब तक सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिसमें से आप कह सकते हैं जर्मनी और इटली, इन्होंने 4 बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने 3 बार, फ्रांस और उरुग्वे ने 2-2 बार, और इंग्लैंड और स्पेन ने 1-1 बार आप कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है। अगर जर्मनी और इटली की बात की जाए तो 4 बार जीता है उन्होंने। अर्जेंटीना की बात की जाए तो 3 बार, फ्रांस और उरुग्वे की बात की जाए तो 2-2 बार, और इंग्लैंड और स्पेन की अगर बात की जाए तो 1-1 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता गया। इसके बाद अगर बात की जाए स्पेन ने, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेन है वो एक ऐसा देश बना है जर्मनी के बाद, एक ऐसा देश बना है जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीता। यानी आप कह सकते हैं स्पेन, जर्मनी के बाद स्पेन एक ऐसा देश बना है जिसने पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी इस फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। इसके बाद अगर बात की जाए अब तक कुछ क्रिकेट से संबंधित बात कर लेते हैं। अब तक विश्व कप के 13 संस्करण खेले जा चुके हैं, यानी 13 वर्ल्ड कप खेल हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप यहां पर जीते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज और भारत ने 2-2 वर्ल्ड कप जीते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने एक दिवसीय मैच विश्व कप में 1-1 खिताब जीता है, यानी पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने 1-1 बार इसको जीता है। और ये आप कह सकते हैं टोटल 13 वर्ल्ड कप का इतिहास है। जो सबसे ज़्यादा बार जीतने का काम किया ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज़ और भारत ने 2-2 बार, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने 1-1 बार इसको जीतने का काम किया है। इसके बाद अगर बात की जाए वनडे क्रिकेट में अगला वर्ल्ड कप जो है 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के पास इसकी मेज़बानी होगी, और तीनों देश मिलकर के इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। और यह दूसरी बार होगा जब अफ्रीकी महाद्वीप में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अगर बात की जाए आगामी 2020 टूर्नामेंट की अगर बात की जाए या विश्व कप की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 1 जून से लेकर के 29 जून तक खेला जाएगा, जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाना है। इसमें 20 टीम भाग लेंगी और आप कह सकते हैं कुल 3 स्टेज में खेला जाएगा और 5-5 के 4 ग्रुप इसमें बांटे जाएंगे। तो आगामी टूर्नामेंट जो आप कह सकते हैं ये 2020 वर्ल्ड कप है 2024 में 1 जून से लेकर के 29 जून के बीच खेला जाएगा, जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा, और 20 टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो आप कह सकते हैं 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर हंसा शर्मा भारत की एक प्रमुख भारोत्तोलक कोचक है, आप कह सकते हैं कोच है। यानी हंसा शर्मा जो हैं भारत के एक प्रमुख भारोत्तोलक कोच हैं। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में एक प्रतिष्ठित खेल कोचिंग सम्मान है जो एथलीटों को सलाह देने में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। यानी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या था? स्टेफी डिसूजा, और उनका 61 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में निधन हो गया। स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। इसके बाद अगर बात की जाए 29 अगस्त 2012 से यहां पर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की गई, और यह खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर और जादूगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। इसके बाद अगर बात की जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाने वाला सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत 1969 में दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी पर हुई थी।
यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेमा जगत के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके बाद अगर बात की जाए खेलों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई 1991 में, जिसका नाम था, आप कह सकते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसको जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। इसके बाद अगर बात की जाए इस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं इसका नाम आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं 1991 में हुई थी। और यहां पर इसका आप कह सकते हैं इसका सम्मान का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में हुई, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ऐसा कब हुआ, 6 अगस्त 2021 को। इसके बाद अगर बात की जाए 2023 के जो आप कह सकते हैं अर्जुन अवार्ड मिले हैं वो किस किस को मिले हैं, तो 2023 में 26 एथलीटों को आप कह सकते हैं अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद सामी, किशोर तीरंदाज शीतल देवी, अदिति गोपीचंद स्वामी, लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर, धावक पारुल चौधरी और पहलवान अंतिम पंगाल को प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं अर्जुन पुरस्कार दिए गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में किसको आप कह सकते हैं अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो आप कह सकते हैं मोहम्मद सामी को। एक लंबी कूद के अंदर किसको दिया गया, मुरली श्रीशंकर को। और धावक के रूप में अगर बात की जाए तो पारुल चौधरी को, और पहलवान के रूप में अगर बात की जाए तो किसको दिया गया, अंतिम पंगाल को, जो हरियाणा से संबंध रखती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए भारतीय कर्नाटक गायिका RMS शुभम लक्ष्मी, मुद्रई की रहने वाली है, यानी तमिलनाडु की रहने वाली है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम कलाकार और 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली कलाकार बनी। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और 1974 में इसको जीतने वाली पहली कलाकार जो थी उनका नाम था RMS शुभम लक्ष्मी, जिनका संबंध तमिलनाडु से था। इसके बाद अगर बात की जाए सामुदायिक क्षेत्र में 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम था विनोबा भावे। तो पहले पुरुष अगर पूछा जाए तो कौन होंगे, तो उनका नाम होगा विनोबा भावे, जिन्होंने 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। इसके बाद अगर बात की जाए कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित, मलाला यूसुफजई जो एक आप कह सकते हैं पाकिस्तानी महिला है, उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। इन्होंने 17 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1901 ईस्वी में हुई। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, चिकित्सा के अंदर, साहित्य के अंदर, शांति के अंदर और अर्थशास्त्र के अंदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसके बाद अगर बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको चारों पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद अगर बात की जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यानी जिसको माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1956-57 में स्थापित की गई थी। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का नाम पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, जिसकी शुरुआत 1956-57 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगर बात की जाए मेघालय खेलों के संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, तो मेघालय खेलों का संस्करण का 5वें संस्करण का उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। इसके बाद अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, अगर बात की जाए यहाँ पर ने
तुर्रा मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इन्हीं खेलों की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। यहां पर पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसके चौथे संस्करण का आयोजन साल 2022 में किया गया और 6 दिनों तक ये आप कह सकते हैं खेल आयोजित होने वाले, और इसमें लगभग 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए भारतीय नौसेना ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद को यहां पर नियुक्त किया है भारतीय नौसेना ने। उसके बाद अगर बात की जाए वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। A.N. प्रमोद 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए थे और वे 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र भी हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो उसका नाम है चित्ता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो उसका नाम है चित्ता। इसके बाद अगर बात की जाए हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चित्ता, गुलदार और कुंबरी को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस को सेवा मुक्त किया गया है? चित्ता को, गुलदार को और कुंबरी को। इन चारों को 4 दशक के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन तीनों को जो डीकमीशन किया गया है इसके लिए आयोजन कहां पर किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और 3 जहाजों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और डीकमीशन पेनेट्स को आखिरी बार उतारा गया। चित्ता, गुलदार और कुंबरी को पोलैंड के डेगिनिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था और इन जहाजों को क्रमशः 1984, 1985, 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। इसके बाद अगर बात की जाए भारत सरकार के द्वारा खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैंटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैंटामार्का मिनेरा वर्ल्ड एनर्जेटिका सिशिएट डेल एस्टो के साथ एक समझौता किया है और इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज की और खनन का काम करेगा। अर्जेंटीना एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम के मामले में यहाँ पर समझौता किया है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है अर्जेंटीना के घास के मैदान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पंपास को। या पंपास किसके हृदय स्थल, पंपास के घास के मैदान किसका हृदय स्थल है? तो अर्जेंटीना का है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान को भी पंपास कहा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर लिथियम की खोज की अगर बात की जाए तो जोहान ऑगस्ट एफर्डबिडसन ने की थी। यानी लिथियम की खोज करने वाले का नाम था जोहान ऑगस्ट एफर्डबिडसन को यहाँ पर आप कह सकते खोजकर्ता माना गया है। अगर बात की जाए भारत में लिथियम के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सैलाल हमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम संस्थान मिला है और अभी तक भारत लिथियम के पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। अब 50% भंडार 3 देशों जैसे दक्षिण अमेरिकी देश हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, लेकिन दुनिया का आधा प्रोडक्शन जो है लिथियम का वो कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलिया से होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में मिले हैं। और कितने लाख टन लिथियम मिला है? 59 लाख
टन लिथियम इसमें आप कह सकते हैं मिला है। और भारत पहले दूसरे देशों के अधीन था लिथियम के मामले में, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, या दुनिया का आधे से ज़्यादा जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं जैसे अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ये भी करते हैं। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो बोलिविया की राजधानी लापाज है। और अगर पूछा जाए चिली देश में तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और चिली देश में ही अगर बात की जाए तो सर्दी की ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद अगर बात की जाए 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आप कह सकते हैं द बियर ने। यहाँ पर 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब द बियर ने जीता है। और इसमें अगर बात की जाए नेक्स्ट 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कार पर कब्जा किया है। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का खिताब दिया गया। रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया है, और ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कैल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर अवार्ड दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 75वें एवी अवार्ड में अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसे घोषित किया गया? बियर को। और सक्सेशन प्रत्येक में आप कह सकते हैं 6 अवार्ड पुरस्कार यहां पर कब्जा किया गया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन खिताब दिया गया। रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया, और वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। और ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कैल्किन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं एमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई। एमी अवार्ड की शुरुआत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1948 में इसकी कल्पना की गई, और पहला एमी अवार्ड का उद्घाटन 25 जनवरी 1949 को किया गया। यह किसके लिए दिया जाता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं प्रदर्शन करने वाले, जैसे टेलीविजन है, व्यक्तित्व है, सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम की मान्यता सहित 6 पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। यानी जो भी आप कह सकते हैं मनोरंजन से संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं साधन हैं, उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चाहे वो टेलीविजन की बात की जाए, चाहे वो एक अच्छे व्यक्तित्व की बात की जाए, या फिर कोई लोकप्रिय चैनल है उसकी बात की जाए, इन सब के लिए यहाँ पर एमी अवार्ड की शुरुआत की गई। अगर यहाँ पर बात की जाए समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया आप कह सकते हैं थाईलैंड के बीच। यानी अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच एक समुद्री अभ्यास है जो भारतीय नौसेना के बीच यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगर बात की जाए हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयतुल्ला का आयोजन किया गया। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश और INS LCU 56 ने भाग लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? कुलिश और INS LCU 56 ने यहाँ पर भाग लिया। और किन दो देशों के बीच ये अभ्यास करवाया गया? तो आप कह सकते हैं भारत और थाईलैंड के बीच ये अभ्यास करवाया गया, जिसका नाम था युत्या अभ्यास। इसके बाद अगर बात की जाए मकर संक्रांति और पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का महत्व क्या है? तो सर्दी की ऋतु की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत इसका एक महत्व है। अगर यहां पर बात की जाए सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, फसल के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण और माघ बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाएंगे, और ये त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कब होगा? तो ये होगा 16 जनवरी को। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 16 जनवरी को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं
22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। यानी श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और यह 21 जनवरी तक जारी रहेगा। लेकिन अभिषेक समारोह की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इसका उद्घाटन करेंगे। और विश्व आर्थिक मंच की अगर बात की जाए तो 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो यह की गई दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक आप कह सकते हैं दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। दावोस स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की अगर बात की जाए तो 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था, तो यह था विश्वास का पुनर्निर्माण। इसके बाद अगर बात की जाए विश्वास का पुनर्निर्माण क्या, इसका एक आप कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक है या इसका आप कह सकते हैं थीम है, और इसका विषय बोल सकते हैं जो पुनर्निर्माण ट्रस्ट है, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक समझदारी पर उनके प्रभावों को केंद्रित करता है। यानी आप कह सकते हैं इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, विश्वास का पुनर्निर्माण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।